बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रायंगल की। तो आज के टॉपिक का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। इसमें हम बात करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, त्रिभुज पर क्या थ्योरम बनती हैं और फिर उस थ्योरम के आधार पर कितने टाइप के सवाल बनते हैं। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखो, ये एक त्रिभुज है। ये एंगल मैंने माना x, ये एंगल मैंने माना y और ये एंगल मैंने माना z। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया a, इसको मैंने b और इसको मैंने c। अब b के जो अपोजिट मुझे नज़र आ रही है लाइन, उसकी लेंथ मैंने मानी स्मॉल b। a के अपोजिट में जो लाइन मुझे नज़र आ रही है bc, उसकी मैंने लेंथ मानी स्मॉल a। और c के अपोजिट जो साइड मुझे नज़र आ रही है, उसकी मैंने लेंथ मानी स्मॉल c। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें तीन एंगल भी होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए। तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही क्यों होता है। मैंने आपको पहले सिखाया था कि ये दो पैरेलल लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्रॉस करती है। तो यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इसी तरीके से अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इस शेप में ये पूछूं कि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, तो अल्टरनेट एंगल एक ये बनेगा, इसके इक्वल क्या होगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल क्यों हैं, क्योंकि ये जेड की शेप में है। तो मैंने इसको नाम दे दिया एक, इसको नाम दे दिया मैंने दो। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। और अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, एक जेड की शेप मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एंगल मैंने नाम दे दिया 3 और ये एंगल मैंने नाम दे दिया 4। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये भी आपस में बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये ही अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें मैंने ए को टच करते हुए बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। ये अब मैं आपसे ये पूछूं कि जेड का एंगल, जेड का अल्टरनेट एंगल कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ बनेगा। ये एंगल जो है, ये एंगल जेड का अल्टरनेट एंगल है। क्यों, क्योंकि देखो जेड की शेप नज़र आ रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ किसका, जेड का। तो ये एंगल क्या हुआ, जेड। ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए। और अगर मैं पूछूं वाई का अल्टरनेट एंगल कहाँ बनेगा, तो आप मुझे बताओगे कि वाई का अल्टरनेट एंगल बनेगा ये। क्यों, कि ये भी एक जेड की शेप है। तो जब ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, वाई। और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर एंगल x भी बन रहा है, एंगल y भी और एंगल z भी। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये तीनों एंगल कौन से हैं, ये तीनों एंगल वही तो हैं जो त्रिभुज के अंदर मुझे एंगल नज़र आ रहे हैं। जब इन तीनों का सम 180 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के अंदर जो मुझे एंगल नज़र आ रहे हैं उनका भी सम कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों एंगल जो त्रिभुज के अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं वही हैं और इनों का सम 180 है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने पता किया कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1 में हमने सीखा कि त्रिभुज कहते किसे हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, ये हमने सीखा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज करो ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को टच करते हुए मैं इस लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को टच करते हुए, तो मुझे पता है जितनी लेंथ इस लाइन की है उतनी ही लेंथ उस दूसरी लाइन की भी होगी, है ना। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं इस लाइन से हटाकर ऊपर या फिर नीचे लगा दूं, कहीं पे भी लगा दूं, इस लाइन से हटा दूं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को, यही वाला पॉइंट है ये, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचो। तो आप लाइन कैसे खींचोगे? इन दोनों पॉइंटों को टच करना है और ये इस तरह से खींचोगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या इसकी ये जो हमने लाइन खींची है, ये इस पॉइंट को टच करते हुए, क्या इसकी लेंथ इस लाइन की लेंथ के बराबर है? तो आप कहोगे नहीं, इसकी लेंथ इस लाइन की लेंथ के बराबर नहीं है, इसकी लेंथ अब ज़्यादा है। अब इसी लाइन को मैं दो भागों में बांट दूं, एक ये, एक ये। इसको नाम दे दूं मैं यहाँ से यहाँ तक ए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नाम दे दूं इसे मैं बी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नाम दे दूं मैं इसे सी, है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है बच्चों कि ये जो हमने लाइन खींची थी, इसकी लेंथ इस सी की लेंथ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है। अगर मैं ये लेंथ और ये लेंथ जोड़ूं तो इसका सम जो होगा इस लेंथ से ज़्यादा होगा। अगर इस लेंथ को और इस लेंथ को मैं जोड़ूं तो इन दोनों का जो सम होगा वो इससे ज़्यादा होगा। इसी तरह से मैं इसको और इसको मैं जोड़ूं तो इसका जो सम होगा वो इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट पता चल गया कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसको हम तरीके से लिख लेते हैं, a प्लस बी ग्रेटर देन होगा c से, b प्लस सी ग्रेटर देन होगा a से, c प्लस a ग्रेटर देन होगा b से। यह हमारा हो गया एक बात। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं, ए और बी का अंतर निकालूं, तो इन दोनों लाइनों की जो लंबाई का अंतर है वो इस लाइन की लंबाई से कम होगा। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो इन दोनों का डिफरेंस इससे कम होगा, इन दोनों का डिफरेंस इससे कम होगा। तो यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट पता चला कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तो इसको भी हम तरीके से लिख लेते हैं, a माइनस बी लेस देन होगा सी से, b माइनस सी लेस देन होगा a से, और इसी तरह से c माइनस a लेस देन होगा b से। तो अगर हमारे पास तीन साइड हैं और कोई हमसे ये कहे कि इनकी सहायता से ये बताइए क्या एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि ये अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं इन तीनों लाइन पर तो त्रिभुज बनाया जा सकता है। अगर ये दोनों फॉलो नहीं हो रही तो त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। और ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि दो लाइनों का सम तीसरी लाइन से ज़्यादा होना चाहिए और दो लाइनों का डिफरेंस हमेशा तीसरी लाइन से कम होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है, तो त्रिभुज आसानी से बन जाएगा। अगर
इन दोनों का सम इससे कम है या फिर इसके बराबर है या फिर कुछ भी दो लाइनों का सम तीसरी लाइन के बराबर है, कम है, तो फिर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर बच्चों एक सवाल पूछा जाता है आपसे। वो सवाल कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉपर्टी पर। अब बच्चों देखो, एग्जामिनर इस प्रॉपर्टीज़ पर कैसे सवाल बनाता है। ये कहेगा, मैं पहले ऑप्शन लिखे देता हूँ। अब ये चार ऑप्शन है हमारे पास। एग्जामिनर कहेगा निम्नलिखित में से किसकी सहायता करके एक ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एक त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अब त्रिभुज बनाने की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? त्रिभुज बनाने की प्रॉपर्टीज़ हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो बस अब ये है, जैसे ऑप्शन ये है, इसकी तीन साइड दी हुई हैं, एक साइड है 5, एक साइड है 7, एक साइड है 4। तो देखो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी हैं यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब इसकी सहायता से हम एक त्रिभुज बना देंगे, और अगर फॉलो नहीं हो रही तो इसका मतलब हम नहीं बना पाएंगे। तो देखो, दो भुजाओं का सम देखते हैं हम, क्या तीसरी भुजा से ज़्यादा है। तो पहली भुजा है 5, दूसरी भुजा है 7, तो 5 7 12, 12 4 से ज़्यादा है। इन दोनों का सम देखते हैं, 7 4 11, 11 5 से ज़्यादा है। अब इन दोनों का सम देखते हैं, पहली और तीसरी, 5 4 9, 9 भी 7 से ज़्यादा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर फॉलो कर रही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2, 2 4 से कम है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 3, 3 5 से कम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1, 1 7 से कम है। इसका मतलब 5 7 4, अगर किसी त्रिभुज की साइड हैं, लाइन है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या फिर और 4 सेंटीमीटर की, तो उसकी सहायता से हम आसानी से एक त्रिभुज बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती हैं। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या यहाँ पर भी फॉलो हो रही हैं। तो एक साइड है हमारे पास 3, दूसरी साइड है 8 और तीसरी साइड है 5। देखो 8 और 3 11, 11 5 से ज़्यादा है, ठीक है जी। 3 और 5 8, 3 5 8, 8 8 के बराबर है। ये हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि हमेशा दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है। बराबर नहीं होना, हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर बराबर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया वो फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर हम 3 लाइन ले लें जिसमें एक की लंबाई हो 3 सेंटीमीटर, एक की लंबाई हो 8 सेंटीमीटर और एक की लंबाई हो 5 सेंटीमीटर, और इन तीनों की सहायता से हम कोई त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की कोई भी आप चाहे को धागा तोड़ लेना या फिर आप कोई लकड़ी ले लेना 3 इस साइज़ की, और फिर आप एक त्रिभुज बनाना, तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। देखो बच्चों, ये एक त्रिभुज है, ABC। इस एंगल को मैंने बोला x, इस एंगल को मैंने बोला y, ठीक है। और एक एंगल ये है, इसको मैंने नाम दिया बीटा। इसको बोलते हैं बाह्य एंगल, बाह्य कोण। बाह्य कोण, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है।
अब यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो बाह्य कोण जो होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एंगल इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी एंगल बीटा बराबर होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के। अब ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, मैंने इसको और इसको दे दिया एक्स वाई नाम, तो ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी ये होगा एक्स प्लस वाई। इसी तरह से बच्चों मैं ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा इन दोनों के। जैसे इन दोनों को मैंने एक्स वाई दे दिया तो ये वाला एंगल भी एक्स प्लस वाई होगा। अब ये होता क्यों है, इसको बोलते हैं बाह्य कोण हमेशा अंतः कोणों के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है हमेशा। अब ऐसा होता क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं जरा। देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो मुझे पता है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री, जबकि इसका मान है x डिग्री, इसका मान है y डिग्री। तो इस एंगल का मान कितना होगा बच्चों, इस एंगल का मान होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 180 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल बनना है ये कितने डिग्री का है, ये भी 180 डिग्री का है, जिसमें मुझे पता है ये कितने डिग्री है, ये है बीटा डिग्री, और ये कितने डिग्री है, इसका मान हो गया ये। अगर इसमें मैं बीटा भी जोड़ दूं तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो ये 180 से ये 180 कैंसिल, तो बीटा का मान कितना आ गया, x प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या था, बीटा का बीटा जो है, एंगल बीटा जो है इसका अंतः अभिमुख कोण ही तो आएंगे दोनों। तो बीटा किस का मान किसके बराबर हुआ, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर हुआ। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, ये हमने प्रूव किया कि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये थी हमारी पॉइंट नंबर 3। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 में क्या है बच्चों, हम त्रिभुज को दो आधारों पर विभाजित कर सकते हैं, उनों की भुजाओं के आधार पर और उनों के एंगल के आधार पर। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर साइड्स के बेस पर कितने टाइप के एंगल बनते हैं। देखिए ये एक एंगल है, इसकी ये साइड मैंने मानी A, ये साइड मैंने मानी B और ये साइड मैंने मानी C। और ये तीनों ही साइड्स जो हैं अलग अलग हैं, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ अलग अलग है। अगर तीनों की लेंथ अलग अलग हो तो उसी को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, और जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग है तो इसके अंदर जो एंगल बनेंगे ये तीनों एंगल भी आपस में एक दूसरे से अलग होंगे, तीनों एंगल भी आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। तो तीनों भुजाओं की लंबाई अलग होगी और तीनों एंगल भी अलग होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज। देखिए ये एक ट्रायंगल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। जैसे इसकी लेंथ अगर a है तो इसकी भी लेंथ क्या है a, और ये लेंथ अलग है, ये है b। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो
तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे? उस ट्रायंगल को जिसमें दो भुजाओं त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो, उसी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बच्चों, जब ये साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी हमेशा इसमें इक्वल होंगे। ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये हो गया हमारा दूसरा एंगल आइसोसेलेस। अब देखो बच्चों, एक हमारे पास ट्रायंगल ये है और ये तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में इक्वल है। इसकी लेंथ मैंने अगर ए मानी तो ये भी ए है और ये भी ए है। जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसी त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें पता है जब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जब 180 होता है तो ये प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो बच्चों, आज क्लास को हम यहीं रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया ट्रायंगल के बारे में। अभी मैंने स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया है। अभी कुछ ट्रायंगल और भी रहे हैं जिन्हें हम एंगल बेस पर समझेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो ज्योमेट्री की जो वीडियोज़ हैं इन्हों को सीक्वेंस में ही देखना। मैंने पार्ट नंबर लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने जो है इन्हों को नंबरिंग की है उसी नंबरिंग के बेस पर आप देखना। हमेशा इसके सीक्वेंस में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बीच में से देखने की कोशिश मत करना, हमेशा सीक्वेंस में ही देखना, तो आपको पूरी ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब हमारी ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी तो आप चाहे CGL का एग्ज़ाम दें, चाहे NTA का एग्ज़ाम दें, चाहे CDS का एग्ज़ाम दें, आपका कोई भी सवाल मुझे लगता है छोड़कर आप एग्ज़ाम में नहीं आओगे। लेकिन ये बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को हमेशा सीक्वेंस में ही देखें। और मेरे बच्चों, आप लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और चैनल को मेरे को जो है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अप्रोच सब बच्चों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।